ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बैटरी के अंदर थोड़ा थोड़ा सही से बैठ लीजिए। बैटरी जो भी रहता है जिसको हम लोग सेल बोल रहे हैं, कम इन, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहता है, राइट। अब उसको यहाँ पे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, वजह वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्क्राइब करेंगे और वही पार्ट आप लोग का छूटा हुआ है वो वहाँ एक्चुअल में यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बोल दूंगा। एक्चुअली बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है ना कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बैटरी के अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ही तो होता है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बोलूँगा, वहाँ पे पूरा एलाबोरेट फॉर्म में ही इसको बोलना है। जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि बैटरी के अंदर जैसे बैटरी गर्म होता है, क्यों गर्म होता है, इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, डैम से और कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रोलाइट है, तो बैटरी के अंदर दो प्लेट रहेगा, वो दो प्लेट इज कैथोड। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस का रीजन क्या है, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, राइट। रीजन ऑफ, बट यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट, तो बैटरी के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस का बहुत सारा रीजन है। वन ऑफ द रीजन है आयंस का मूवमेंट। ध्यान सुनिएगा, वन ऑफ द रीजन इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ आयंस। अब हो सकता है कि जो आपके इसके अंदर जो कटायन और अनायन लिए हैं लाइक A प्लस एंड B माइनस, उसका मूवमेंट थोड़ा सा ड्यू टू बल्कि साइज मूवमेंट कम हो रहा हो, तो भी तक इंटरनल रेसिस्टेंस का वजह बन सकता है। दूसरी बात है कि हो सकता है कि इसके बीच मूवमेंट में इन दोनों के बीच कोलिजन का वजह हो, या समटाइम्स हम लोग को लगता है कि यहाँ पे आयंस ज़्यादा हो गया है। तो सर आयंस ज़्यादा रहेगा तो सही बात है, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना ही ज़्यादा मोबाइल चार्ज रहेगा उतना ही इसका क्या रहेगा, कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का ज़्यादा होना चाहिए। बट एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। इसका मतलब अगर एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे फ्री मूवमेंट, कटायन और अनायन का बिल्कुल फ्री मूवमेंट होना चाहिए। और वो फ्री मूवमेंट के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पक्का याद होगा, राइट, जिसके लिए कॉर्लोस लॉ पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तब तो कम इन कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं दिखेगा। तो इसका इन्फ्लुएंस में ये आते रहेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगते रहेगा। और अगर ये मूव करना चाह रहा है और ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मूवमेंट रिटार्डेड हो रहा है, वो भी एक रेसिस्टेंस का वजह बनेगा। तो इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए यहाँ भी हम लोग एक रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं जिसका नाम है R इक्वल टू रो एल वाई ए, जहाँ पे रो क्या है, रेसिस्टिव किसका, यस। तो यहाँ वहाँ पे जो यह चीज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है बाहर के लिए, राइट, तो वहाँ पे रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलेंगे, यहाँ पे रेसिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं ना। अब प्लस यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, कम एल क्या था, ये तो पक्का पढ़े, मैं लास्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, मतलब लास्ट में पढ़ाऊँगा, लास्ट क्लास नहीं लास्ट। तो ये है लेंथ ऑफ द वायर। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो बैटरी के अंदर का बात कर रहे हैं, वहाँ पे लेंथ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलेंगे, गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे एल है, सब कुछ लिखवा दूंगा। इस बहुत बात नहीं करेंगे भाई, बहुत बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा, इसको वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ए क्या है,
वहाँ पे बोलते थे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, बट ये तो बता है ना कि इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा रहेगा यूनिफॉर्म? ऐसा भी तो हो सकता है। और इसमें एचसी वर्मा में 2 जगह प्रॉब्लम दिया हुआ है। कौन कौन सा जगह? एक हीट ट्रांसफर मिलेगा, कहाँ पे? जैसे इलेक्ट्रिक करंट वैसा ही हीट करंट, और दोनों जगह प्रॉब्लम वो लिए हैं। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में मिलेगा और एक हीट ट्रांसफर मिलेगा, और दोनों जगह बनाने का तरीका सेम। यह क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी करता है, हो सकता है, बट यहाँ पे एक टाइप प्रॉब्लम है, जैसे होता है ना कुछ टाइप प्रॉब्लम जो हर जगह मिलेगा, वैसे ही एक टाइप प्रॉब्लम है, बट ये अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी करेंगे तो डायरेक्ट R इक्वल टू रो एल बाई ए नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? dr निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? dr इक्वल टू रो एल बाई डी ए, रो एल बाई डी ए। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा? वो बात नहीं है भाई, ऐसा नहीं, मतलब सब कुछ करना है लेकिन समझ के भी तो करना है। 2 रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R इंटीग्रेट करना का मतलब आप R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, राइट, कंबाइंड। अगर यहाँ पे एक सीरीज में है तो R इक्वल टू क्या लिखते हैं? R1 प्लस R2, राइट। तो यहाँ पे जितना भी छोटा छोटा तोड़िएगा सारा रेसिस्टेंस सीरीज में रहेगा, दैट्स वाई डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। अगर नहीं रहता देन, अगर एक पैरेलल में रहता तब तो क्या करते हैं? तो 1/dr, ये dr है ना, तो 1/dr को इंटीग्रेट करना पड़ता। अभी डायरेक्ट किसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं? ये तो रेसिस्टर का क्वालिटी है कि सीरीज में रहता तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, पैरेलल में रहता तो 1/r इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये भी एक रीज़न है, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेट करना था तो इक्वल कर दिए, ठीक है। समझे मेरे बात को? यहाँ पे जितना भी इनफाइनाइट dr रहेगा उसको, ये इस क्लास का नहीं है, छोड़ दीजिए, ये लास्ट में पढ़ाऊँगा, ठीक है, वहाँ पे आएगा ही, पक्का आएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो हम लोग बैटरी के अंदर R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ पे रो को क्या बोल रहे हैं? रेसिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और एल क्या है? सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। और ए क्या है? फास्ट एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, नॉट एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इफेक्टिव एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। प्लेट तो आपका इतना बड़ा है, बट सॉल्यूशन के अंदर कितना है? इतना ही है ना। ये पूरा प्लेट का एरिया ए है, बट सॉल्यूशन के अंदर का एरिया A1, तो यही तो मेरा प्लेट काम में आएगा। ये काम में आएगा क्या? क्या यहाँ का आयंस उछाल कर जंप करके यहाँ जाएगा? इसका मतलब ये मेरा वेस्ट जा रहा है, राइट। दैट्स वाई जो हम लोग इलेक्ट्रोड का एरिया लेते हैं उसको वहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज इफेक्टिव एरिया। कौन सा एरिया? जो इनसाइड द सॉल्यूशन रहेगा, करेक्ट। अब ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करना चाहिए। तो अब एटलीस्ट इतना तो मैकेनिज्म समझ में आ गया कि भाई देयर इज ए सम रेसिस्टेंस इन द बैटरी, तो उसके पीछे का वजह क्या है? बैटरी के अंदर का इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है उसके अंदर का रेसिस्टेंस, ये सब मैटर करता है, ठीक है। अब क्लियर है ना। और उसी को हम लोग बैटरी के साथ ऐसे दिखाते रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो ये बाहर रहता है या इसके अंदर रहता है? इसके अंदर रहता है, करेक्ट। तो एक लाइन लिख लेना चाहिए यहाँ पे, लिखिए इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। इसको D बोल दीजिए। एक फिजिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा देख लेते हैं, जहां पर D क्या रहेगा? सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड। D क्या रहेगा? यस। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? A, जहाँ पे A क्या रहेगा? इफेक्टिव एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, बाद इसमें जिक्र करेंगे। एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट इस कॉन्सेंट्रेशन पे एक कंडीशन है, बाद में पढ़ाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट अभी के लिए डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा, सर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रोलाइट का तो आयंस तो ज़्यादा होगा। बातों को समझिए, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसमें आयंस ज़्यादा होगा, मतलब चार्ज कैरियर ज़्यादा रहेगा तो करंट का फ्लो तो स्मूथ होना चाहिए।
बट यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा है गया वजह, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो कटायन और अनायन के बीच में अट्रैक्शन बना रहेगा, तो कटायन का मूवमेंट अनायन से इन्फ्लुएंस होता रहेगा और अनायन का मूवमेंट, दैट्स वाई हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को वेरी डाइल्यूट करते हैं और जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं कि प्रशांत महासागर डाल दिए, नॉट लाइक दैट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि कटायन का अट्रैक्शन अनायन के साथ खत्म और अनायन का अट्रैक्शन कटायन के साथ खत्म। इज इट राइट? दैट्स वाई एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, जबकि ये बिल्कुल हम लोग के नेचर के साथ मैच नहीं कर रहा है। हम लोग के दिमाग में क्या बैठा रहेगा, सही से सोचेंगे तो अच्छा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, चार्ज पार्टिकल ज़्यादा, तो चार्ज पार्टिकल ज़्यादा तो चार्ज कैरियर ज़्यादा, तो करंट ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। बट यहाँ पे एक लिमिट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, तो सी ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस। व्हाट अबाउट विथ टेम्परेचर? कभी देखे हैं सबसे आपको इरिटेशन कब होता है? जब आपका रिमोट काम नहीं करता रहता है टीवी का। मैं तो पटकते रहता हूँ ऐसे राइट, और उसके बाद सच में काम करना स्टार्ट हो जाता है। वो पटकते पटकते लास्ट में क्या होता है कि 2-3 महीने के बाद ख़त्म। और बच्चे अगर घर में हैं तब तो कहानी ही ख़त्म है। हर 1 महीना में एक रिमोट चेंज होता रहेगा, कभी वो फेंक देगा, कभी बैटरी गायब कर देगा, और बैटरी गायब कर देगा तो आप खोजते रहिएगा बैटरी, इधर उधर कहीं से एक आध पुराना बैटरी मिल जाए तो एक नया के पुराना, तो पावर तो कम ही रहेगा ना, नहीं तो फिर बैटरी निकाल के थोड़ा इसको गर्म कीजिएगा, राइट? यस, अभी समझ में आया कि रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम। ये हो गया बैटरी के अंदर की बात। बस अभी के लिए इतना ही डिजर्व करता है, इससे ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। बाकी इलाबोरेट फॉर्म में पूरा एक क्लास पढ़ेंगे, एटलीस्ट 2 क्लास पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यही सेक्शन हम लोग का क्लास 12 के बच्चों का छूटा हुआ है, राइट? इस सेक्शन में ही हम लोग रुक गए थे ड्यू टू फर्स्ट टर्म, वही था ना प्लानिंग। देखिए बहुत आराम से और बहुत बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है? इम्पेशेंट होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से ही चलते हैं। रेसिस्टेंस से ही आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बोलिए स्टूडेंट, किसी रेसिस्टर के क्रॉस अगर ए और बी 2 पॉइंट है और ए एट हायर पोटेंशियल एंड बी एट लोअर पोटेंशियल, तो करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? रेसिस्टर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट का फ्लो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से, ये रूल है। ये किसका रूल है? यही तो ओम्स लॉ है। देखिए इसका मतलब अगर मैंने इस कंडीशन को दिखा दिया तो करंट को कहाँ से इन करें, कहाँ से आउट करें? यहाँ से इन होगा और यहाँ से। बट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ऑल द टाइम आपको पता चलते रहेगा क्या? इफ सर्किट इज कॉम्प्लिकेटेड तो आपको पता चलेगा, तो उस टाइम पे मान लेंगे आई को अलजेब्राइक और ऐसे मानकर सॉल्व करेंगे। और अगर हम लोग करेक्ट हैं, जैसे समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम लोग को सो मेनी टाइम्स पता नहीं चलता रहता है कि हायर होगा या लोअर होगा, राइट? यहाँ तो एक ही रेसिस्टर है और मैंने दिखा दिया ए और बी, और मैंने मेंशन भी कर दिया इफ़ ए भी ए ग्रेटर देन वी बी, तब तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ से इन कीजिए, यहाँ से करंट को आउट कीजिए। बट क्या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ऑल द टाइम आपको हर रेसिस्टर के क्रॉस पता चलेगा? तो नहीं पता चलता है तो क्या करना चाहिए? आई ले लीजिए, खुद से मान लीजिए, और अगर आई का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया मतलब वी आर करेक्ट, वी आर लकी। लेकिन अगर निगेटिव में आ गया देन तो दोबारा सॉल्व करेंगे। दोबारा नहीं सॉल्व करना है भाई, उल्टा खाली दिखा दीजिएगा सर्किट में, वही आपका आंसर रहेगा, करेक्ट? तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? आई था। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा एवरीवन? आई आर। दिस लॉ इज कॉल्ड व्हाट? ओम्स लॉ। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे अगर मैं आपको ये चीज़ पता चल जाए तो क्या करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं इसके अक्रॉस?
ठीक है। एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल, प्लीज़ बात मत कीजिए। बोलते इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना करंट, और इसका मतलब अर्थिंग किया हुआ, इसका मतलब क्या है? तो अर्थिंग का मतलब है कि अगर इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं, तो भी क्या हो गया? 0। और भी तो मेंशन कर दिया था, राइट? भी इक्वल टू कितना? 10 वोल्ट। तो भाई ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो करंट कहाँ से इन करेगा, कहाँ से आउट होगा? यहाँ से इन करेगा, यहाँ से आउट होगा। तो क्या आई इक्वल टू डायरेक्ट निकल जाएगा वहाँ से? हाउ मच? सब लोग सोच रहे हैं सर कितना अच्छा लाइफ है, इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो मज़ा आ जाएगा। और मुझे भी अच्छा लग रहा है। 10 - 0/4 इक्वल टू वाट? 2.5 एम्पियर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ड्रॉपर बैच के बच्चे बोले थे कि सर थोड़ा टफ लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से। ठीक है ना? आइए आइए। देखिए भाई, आप लोग इस कहावत को यथार्थ मत कीजिए कि सबसे ज़्यादा ट्रेन किसका छूटता है? जो रेलवे स्टेशन के बगल में रहता है, वो सोचता है कि ट्रेन सीटी देगा, दौड़ के पकड़ लेंगे। ये आप लोग के लिए बोला था। प्लीज़ अगर नियर बाई रहते हैं तो आ जाइए। ओके। यहाँ देखिएगा, एग्जाम टाइम पे रहना है। किसी दिन मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़िएगा तो, जिस दिन मैं लेट इन करता हूँ, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज तो पढ़ा ही रहे हैं, जिस दिन लेट से इन करता हूँ ना, उस दिन बिल्कुल क्लास लगता है कि नहीं 10 मिनट मुझे नॉर्मल होने लगता है। लेट हो गया ना, ज़्यादा नहीं 10 मिनट ही लेट हुआ, बट उससे पूरा भागम दौड़ हो गया। नीट का एग्ज़ाम है और डॉट टाइम पे पहुँचेगा सेंटर पे, समझते हैं क्या प्रेशर क्रिएट होगा? कम से कम 45 मिनट 1 आवर पहले पहुँचिए, रिलैक्स होइए। चलिए यहाँ देखिए, कोई बात नहीं है। एक मिनट, यहाँ देखिए तो पावर इक्वल टू क्या होगा? कहाँ से? अच्छा यहाँ देखिएगा, ये हायर ये लोअर ना, मान लेते हैं फॉर मोमेंट। यहाँ देखिएगा, बट ऑलवेज ऐसा नहीं हो सकता है। तो कैपेसिटर में आप लोग देख लिया, इट कंपलसरी कि ऑलवेज करंट कांस्टेंट रहेगा? इज नॉट कंपलसरी। मान लेते हैं फॉर मोमेंट आई इक्वल टू कांस्टेंट। जनरली करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई कांस्टेंट ही रहता है, कैपेसिटर में भी थोड़ा गड़बड़ रहता है, बट वहाँ पे हम लोग पहले सॉल्व कर लिए हैं। आई कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो टी टाइम में कितना टाइम? टी टाइम में यहाँ से कितना चार्ज फ्लो कर गया? चार्ज। तो Q इक्वल टू वाट? आई इंटू टी लिख सकते हैं। Q इक्वल टू आई इक्वल टू Q/T लिखते हैं। तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। सर यहाँ पे था तो इसके पास, जब यहाँ पे था तो यूए कितना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सारा गेम उसी का है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाउ मच? तो सिंगल चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसका नाम है Q इंटू वी, राइट? और आप इसको बहुत यूज किए हैं बोर मॉडल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल के, राइट? Q इंटू वी। तो क्या यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं? Q इंटू वी है और Q आई इंटू टी, इज इट राइट? यहाँ तक आ जाइए। और जब बीप यहाँ से यहाँ चला गया तो यूवी कितना बोलना है? ओ सॉरी, इसके बदले आई इंटू टी भी है, और यूवी कितना? आई इंटू टी भी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा? जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा था, राइट। और ये जो चार्ज पार्टिकल है तो हम लोग करंट का फ्लो की तरफ जा रहे हैं। तो जनरली कन्वेंशन ऐसा होता उल्टा है, लेकिन उल्टा करके मत सोचिए, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे सोचिए। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट को मानते हैं। तो सर सॉलिड मटेरियल में भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो सॉलिड मटेरियल में मूव करेगा नहीं, करता इलेक्ट्रॉन है, बट हम लोग सोचेंगे क्या? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, करेक्ट। तो ऑब्वियसली UA ग्रेटर देन UB, इज इट राइट? तो लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ से जब चार्ज यहाँ पे था तो इसका वैल्यू UA था, जब यहाँ पे गया तो वैल्यू क्या हो गया? UB। तो जो लॉस हुआ वो कहाँ पे अपेयर हुआ? तो सर सारा गेम यहाँ का रहा, बीच में इसी के थ्रू गया है, राइट। तो कहाँ पे अपेयर हो गया? ए में। तो स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ये जो हम लोग देखते हैं जैसे वायर में भी, तो वायर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट जाता रहता है भाई, आइडियली वायर को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस लेस, आइडियल पेपर पे, राइट। इज इट पॉसिबल रेसिस्टेंस लेस वायर रहेगा? नहीं। या समटाइम्स तो हीटर में जानबूझकर हाई रेसिस्टेंस का कॉइल लगाया रहता है, देखते होंगे, हाई रेसिस्टेंस का कॉइल रहता है जिसका लेंथ बड़ा रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया हो रहता है, दैट्स व्हाई रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, हीट ज़्यादा क्रिएट हो। एनीवे, तो लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी अपेयर टू व्हाट? अपेयर एज, बोलिए, हीट, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? लॉस होता है ऑलवेज इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस के लिए ऑलवेज आज के बाद इनिशियल माइनस फाइनल। तो UA माइनस UB इक्वल टू H, और H कितना हो गया? फास्ट। H हो जाएगा I इंटू टी VA माइनस VB, एग्री ना? तो भाई पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर इक्वल टू व्हाट? टोटल हीट बाई टोटल टाइम, टोटल हीट बाई टोटल टाइम। तो IT VA माइनस VB को V बोलते हैं, वेयर V व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, वेयर V लिखते रहिएगा क्योंकि शॉर्ट नोट से भूल जाइएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। यहाँ पे V क्या है? किसी एक पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइडेड बाई T और T आपस में, तो V इंटू आई। तो ये फार्मूला जो चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट थोड़ा डेरिवेशन कर दिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया। तो पावर अक्रॉस द रेसिस्टर इक्वल टू V इंटू आई, एक फार्मूला ये है, राइट। और यहाँ से V इक्वल टू क्या IR लिख सकते हैं ओम्स लॉ से? V के बदले IR लिख सकते हैं, I स्क्वायर R, एग्री। तो P इक्वल टू कहीं पे I स्क्वायर R भी देखिएगा, कहीं पे P इक्वल टू VI भी देखिएगा। और यहाँ से समटाइम्स ऐसा होगा कि पावर दिया रहेगा और वोल्ट दिया रहेगा, पावर दिया रहेगा और वोल्ट दिया रहेगा। तो ये वोल्ट क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। सर ये मोस्टली कहाँ मिलेगा? बल्ब पे लिखा रहता है, देखें मैं बल्ब का स्टोरी बता रहा हूँ। तो यहाँ से क्या I इक्वल टू PY भी लिख लीजिएगा, उस टाइम पे करंट निकालने के लिए डायरेक्ट PY भी। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आ गए? अब यहाँ देखिएगा, अगर P गिवन रहेगा, P गिवन रहेगा तो अच्छा पावर इक्वल टू H बाई T कर दिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पावर इक्वल टू व्हाट? नाउ अगर करंट वेरिएबल रहता है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से ही काम कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इतना टाइम दिए तो स्टूडेंट करंट वेरिएबल रहता तो क्या करते? करंट वेरिएबल रहता, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब लोग सुन पा रहे हैं? अगर करंट वेरिएबल रहता तो क्या Q इक्वल टू I इंटू टी लिख पाते? नहीं लिखते। तब कितना गैप लेते?
नहीं नहीं, अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, आप आ जाओ। अभी जस्ट ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मेरे बात को नहीं सुन रहे हैं, और उसमें भी अनम्यूट करके डिस्कस कर रहा है, और इस बात में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है कि ज़्यादा पढ़ा लिया कम पढ़ा लिया। इस बात में ज़्यादा डिस्कस कर रहा है कि ज़्यादा पढ़ा लिया, देखिए अभी तक सुन नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट, नॉट मेक अ कॉमेंट प्लीज़, मैं उसके लिए हूँ। एक दो स्टूडेंट को डिस्कस करा, उसको म्यूट कर देना है। नहीं, अभी टाइम लगेगा भाई, जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। एग्री। यहाँ देखिए, करंट वेरिएबल रहेगा तो कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? आई डी टी, इज इट राइट? तब वहाँ पे जो हीट मिलेगा, लॉस मिलेगा, वो डी यू के बराबर रहेगा। बातों को समझना है। और डी यू कितना रहेगा एवरीवन? सर डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी। क्या डायरेक्ट लिख दें? आप लोग समझ जाइएगा। डी एच, तो यहाँ पे जो डी टी टाइम में जो हीट लॉस होगा वो बहुत बड़ा हीट रहेगा या वेरी स्मॉल हीट? तो डी एच इक्वल टू, और लॉस जो होगा वो क्या, बहुत बड़ा लॉस या छोटा लॉस? डी क्यू चार्ज ही तो भेजे हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका अलग हो गया, राइट? तो डी क्यू इंटू वाट? भी, ये रहेगा मेरा क्या? डी एच। आई कितना हो जाएगा? आई बोलिए डी टी भी, ठीक है ना? तब यहाँ पे पावर के लिए क्या लिखिएगा? डी एच बाई डी टी। क्या लिखेंगे? बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से जो पावर मिलेगा, सही सही बोलना है, यहाँ से जो पावर मिलेगा वो एवरेज पावर रहेगा या इंस्टेंटेनियस पावर? इंस्टेंटेनियस पावर रहेगा, करेक्ट? बिकॉज एच मेरा क्या है? वेरिएबल है। तो इस केस में फिर एवरेज पावर निकालने के लिए क्या कीजिएगा? अरे करंट वेरिएबल है तो मेरा क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। तो एवरेज कैसे फिर निकालेंगे? तो भाई एवरेज तो ये होता है ना, पी एवरेज, जहाँ पे करंट वेरिएबल रहेगा तो और करंट वेरिएबल रहेगा तो ऑब्वियसली पावर भी वेरिएबल रहेगा। समटाइम्स पावर जीरो भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि P इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने कर दिया। पावर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? कभी पावर पॉजिटिव है, कभी पावर निगेटिव है, कभी पावर जीरो है। तो उस टाइम पे एवरेज पावर के लिए क्या करेंगे? तो सर उस टाइम पे पी एवरेज के लिए करेंगे। और आप लोग पढ़े हुए भी हैं, बोले क्या? एक थ्योरम पढ़े हैं, यस, लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट? ये कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम में आया होगा। तो P एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस पावर है, तो क्या करेंगे? P डी टी, यस, बाई डी टी, जीरो से T एंड जीरो से T। और सही से देखेंगे तो सर ये है क्या जो आप जानते हैं? एवरेज पावर क्या होगा? टोटल हीट। क्या होगा? टोटल हीट बाई टोटल टाइम। आपके दिमाग में ये आता ना एवरेज पावर का, टोटल हीट बाई टोटल टाइम। ऊपर जो निकाले वो टोटल हीट ही है भाई। ये क्या है? पी डी टी, पी डी टी इज व्हाट? डी एच। पी डी टी इज व्हाट? डी एच। और डी किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? डी एच को। और डी एच को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा? एच। डी एच को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? तो नहीं लगता ये टोटल हीट है, ये क्या है? टोटल हीट। ये क्या है? टोटल टाइम। तो जब करंट वेरिएबल रहेगा तो ऐसी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। लिखिए, हो गया ना? तो क्या करंट वेरिएबल रहेगा तो ऑलवेज P इक्वल टू वी आई, यही आपका एवरेज पावर रहेगा या इंस्टेंटेनियस पावर रहेगा? तो एवरेज के लिए वैसे फॉलो करना पड़ेगा आपको। सब पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैं लूँगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट, इसको हटाया जाए।
तो यहाँ देखिए dH का इंटीग्रेशन क्या देगा फर्स्ट सर H, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dH गिव्स व्हाट H, और dH के लिए क्या आप लिख सकते हैं P dt, dH को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं P dt। ओके, इसका मतलब यहाँ से सब लोग क्या सीखे, एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम, प्रेशर वर्सेस टाइम नहीं, एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम गिव्स व्हाट टोटल हीट डिसिपेटेड, टोटल हीट जनरेटेड, राइट। एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम गिव्स, तो सर आप इसको एरिया क्यों बोल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया ही होता है। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो आप आज सुन लिए फर्स्ट टाइम, उसको लिख लीजिएगा, बाद में मैथमेटिकल टूल में पढ़ा दूंगा। एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम गिव्स हीट जनरेटेड, टोटल हीट। यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये फार्मूला दोनों का काम आ जाएगा, बोलिए कैसे। अगर पावर कांस्टेंट रहेगा तो P को इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो क्या रहेगा P इंटू टी, और अगर पावर वेरिएबल रहेगा तो P को अंदर ही रखेंगे। ये तो रूल है ना, कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होता है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, बट अगर वेरिएबल रहेगा तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लाएंगे, ठीक है। तो इसी में कर लीजिएगा, यहाँ पे P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो H इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, P को बाहर लाएंगे तो dt का इंटीग्रेशन क्या, थोड़ा बहुत आप लोग भी बोला कीजिए भाई, dt का इंटीग्रेशन dt t, यस। तो P dt कहाँ से कहाँ तक, जो भी लिमिट रहेगा T1 से T2, मान लेते हैं 0 से T, लेट अस सपोज, तो P इंटू टी, और अगर पावर वेरिएबल रहेगा तो सर बाहर नहीं ला पाएंगे, राइट। तो H इक्वल टू समटाइम्स, तब हम लोग को ए काम करना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि टोटल हीट अगर पावर दिया रहेगा तो टोटल हीट निकालने का दो तरीका, एक में डायरेक्ट P इंटू टी यूज कर सकते हैं, और एक में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जहाँ पे कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे आपके पास H निकालने का पावर है P इंटू टी, करेक्ट ना। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे जेईई मेन में, बल्ब पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट थोड़ा आगे बढ़ेंगे जहाँ पे पैरेलल सीरीज पढ़ा दूंगा वहाँ पे। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा बल्ब का डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। ये आपको HC में भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा, और ये ऑलरेडी जेईई मेन में आया हुआ है। ये प्लस है और ये माइनस है। बोलिए, पहले हैलोजन बल्ब बड़ा बड़ा बल्ब आता था, इस पे ऐसे लिखा रहता है भाई 100 वाट। अब वोल्टेज कितना रहता है डोमेस्टिक का, यस 220। वो एक्चुअली VRMS रहता है, AC में पढ़ेंगे। एक होता है ना VRMS वैल्यू, तो वो वैल्यू रहता है, बट उसको 220 अभी मान के चलिए, AC में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो समटाइम्स आप बोलते हैं ना कि आज बहुत डिम वोल्टेज है, हम लोग लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लाइट ही नहीं आ रहा है, राइट। और समटाइम्स बोलते हैं आज बहुत हाई वोल्टेज है, बहुत रोशनी आ रहा है। तो एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यार इस यहाँ से रोशनी कम आ रहा, लाइट कम आ रहा है, तो ऐसा नहीं कंपनी में कंप्लेन कर दिए। एडमिशन कैटलिस्ट लिए हैं तो भाई क्लास कीजिएगा तब ना सीखिएगा। ऐसा नहीं कंप्लेन करते जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा, सारा कहानी हो रहा है, सारा दिन सुबह शाम तक क्लास चल रहा है और आप नहीं सीख रहे, तो इसमें मेरा फॉल्ट कम है भाई। अब आप तो मैं सारा वीडियो ही प्रूफ रखा हूँ, एक एक क्लास का, हर दिन का डेट वाइज, तो क्लासेस तो हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर पावर, जो पावर जितना आउट होगा वही तो लाइट में कन्वर्ट होगा, राइट। तो हो सकता है कि कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया
कि 1 सेकेंड में 100 जूल तो देगा बल्ब, बट आपको इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस करना पड़ेगा, राइट। बट समटाइम्स देखते हैं कि घर में किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने किसी के घर में इतना किलोवाट का दिया पावर और वहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा लिए, राइट। तो इसके अक्रॉस हो सकता है उतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा हो, जितना मिलना चाहिए उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में 100 जूल देगा, कब? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना सप्लाई करेंगे? 220 वोल्ट। अगर आप इस पर लिखा हुआ P इक्वल टू 100 वाट, कितना? P इक्वल टू 100 वाट, और आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं 150 वोल्ट, तो क्या 1 सेकेंड में 100 जूल मिलेगा? नहीं मिलेगा, करेक्ट। सर तो एक काम करते हैं कि 300 वोल्ट सप्लाई करते हैं, तो 300 वोल्ट सप्लाई कीजिएगा तो 1 सेकेंड में 150 जूल मिलेगा, ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ये पूरा वर्स्ट कर जाता था बल्ब। ये रियल इंसिडेंस है, मतलब बहुत सौ में टाइम्स मैं अपने घर में देखा हूँ, बहुत ज़्यादा हीटेड होकर बिल्कुल, हालांकि कोई ऐसा घटना हुआ नहीं था क्योंकि इसके अंदर गैस है ना, तो इसके अंदर गैस है तो जितना यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है उतना अगर पास नहीं कर पा रहा है, जितना इनकमिंग उतना इक्वल टू आउटगोइंग नहीं हो रहा है ग्लास के थ्रू, तो यहाँ गैस क्या होगा? एक्सपेंड करना शुरू होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और एक्सपेंड भी नहीं कर पा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू व्हाट? NRT। तो ऑब्वियसली बस्ट करेगा ही। तो बाद में उसके लिए क्या किया गया? इस फिलामेंट को एलॉय का बनाया गया और एक देखा गया कि अगर इससे ज़्यादा अगर क्रिएट होगा किसी वजह से ऑल ऑफ सडन, तो ये फ्यूज कर जाएगा। तो आज के डेट में हर डिवाइस में फ्यूज लगा रहता है, राइट, या MC लगा रहता है। जैसे ही कुछ हुआ तो वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा या फ्यूज हो जाएगा। वो अगर डाउन नहीं भी होता, लास्ट में एक फ्यूज दिया रहता है, वो उड़ जाएगा ताकि बाकी इक्विपमेंट्स बचा रहे। ठीक है, तो ये था स्टोरी इसका। तो सर फिर इसका फ़ायदा क्या है? तो ये तो समझ में आ गया ना। इसका मतलब पावर यहाँ पे 100 वाट कम और ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप इतना लेकर काम कीजिए। लेकिन मैं सपोज कीजिए कि मैंने बल्ब का, ये बिल्कुल थ्योरी चल रहा है बल्ब का, ठीक है, तो मान लेते हैं कि बल्ब का मैंने प्रॉब्लम दिया और मैं आपसे पूछा कि 10 सेकेंड में टोटल हीट निकालिए, 10 सेकेंड में टोटल हीट, राइट। तो उस टाइम लेकिन मैंने आपको दे दिया V इक्वल टू, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 200 वोल्ट। बातों को समझना है। अब अप्लाई कितना किया? 200। तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली 100 इंटू 10 करना सही रहेगा? नहीं करना। वजह, ये अब 100 जूल 1 सेकंड में देगा ही नहीं। 100 जूल 1 सेकंड में एक कब देता? जब इतना सप्लाई करते। तो सर इसका फिर निकलेगा कैसे सर? प्रॉब्लम कैसे बनेगा? समझ रहे बातों को? तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, वहाँ से चीज़ों को समझते हैं। इस पे क्वेश्चन आएगा। देखिए स्टूडेंट, छोटा बात हो या बड़ा बात हो, ठीक है, जो भी चीज़ जानिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर कर। या तो उस चैप्टर को मत पढ़िए और जानिए तो हर एक बल्ब, ऐसा नहीं कि बल्ब ही तो है भाई, बल्ब में ही 4 मार्क्स है, इसी में 4 मार्क्स, इसी का क्वेश्चन बनाकर आपको 4 मार्क्स मिल जाता है तो बेटर है। इसलिए हर एक चीज़ को एकदम तरीके से जानिए, सिस्टमेटिक वे में। या तो नहीं पढ़ेंगे चैप्टर को, और पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ पे गौर कीजिए। मतलब ये मेरा तरीका है। ये बहुत बड़ा समस्या है। 1 मिनट पहले बल्ब बड़ा काम कर लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट बल्ब से आएगा, ठीक है। 2 मिनट टाइम दीजिए, एकदम बिल्कुल एक प्रॉब्लम लेता हूँ। उसके बाद AC का प्रॉब्लम होगा तो अपना डेल्टा X डेल्टा Y से आगे पीछे डिस्प्लेसमेंट ले लीजिएगा सब लोग। 100 वाट ए बल्ब पे रेटेड है, रेटेड ऑन द बल्ब। इसका मतलब ए बल्ब पे रेटेड का मतलब क्या है? इट कंपलसरी मैं से सप्लाई कर रहा हूँ। रेटेड ऑन द बल्ब का इंफॉर्मेशन डेटा है P इक्वल टू 100 वाट एंड वोल्टेज ये लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट। ओह, ये तो हैलोजन हो जाएगा। इतना तो सप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, राइट। ये तो ट्रांसफार्मर से भी इतना नहीं आएगा।
लिखिए, फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, फाइंड आउट रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, फाइंड आउट रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। सेकेंड क्वेश्चन, इफ 200 volt potential difference supply across the bulb, if 200 volt potential difference supply across the bulb, then find out power of the bulb, then find out power of the bulb, and also find out total heat generated in 1 minute, and also find out total heat generated in 1 minute. अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ देखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पोटेंशियल डिफरेंस कम और ज़्यादा करने से क्या फिलामेंट चेंज होगा, या उसका जो रेसिस्टेंस बना हुआ होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। दैट्स वाई पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालने के टाइम पे आपको क्या मानना है कि अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो पावर ये रहेगा, रेसिस्टेंस निकालने के लिए, फिलामेंट का रेसिस्टेंस निकालने के लिए, राइट। दैट्स वाई पी का फार्मूला क्या था पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वी आई, राइट। आई इसको क्या आई स्क्वायर आर बोल सकते हैं, या इसके बदले वी स्क्वायर बाई, यहाँ देखिएगा आई स्क्वायर, यहाँ पे आई इक्वल टू कितना बोल सकते हैं स्टूडेंट, वी बाई आर। तो क्या इसको वी स्क्वायर बाई आर भी तो बोल सकते हैं, वी आई लिखें या आई स्क्वायर आर लिखें, बातों को समझना है, या वी स्क्वायर बाई आर लिखें। ये तीनों फार्मूला से डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम लोग काम चलाएंगे। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, यहाँ सबको समझ में आ गया है। क्या यहाँ से आर निकल जाएगा। तो फिलामेंट का रेसिस्टेंस निकालने के टाइम पे क्या सोचना है भाई, ये जो फिलामेंट कंपनी लगाया होगा वो तो इतना पे चेक करके ही लगाया होगा, इसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करने के बाद ही ये लगाया होगा, ये रेट दिया होगा, राइट, कि 220 वोल्ट देंगे तो इतना पावर देगा। तो ऑलवेज बल्ब का फिलामेंट का रेसिस्टेंस निकालने के लिए इतना ही मान के काम करना है। रियल में आप अपने घर पे क्या कर रहे हैं उससे उसको लुकआउट नहीं है, उसको फिलामेंट का पावर क्या है वो ऑलरेडी फिक्स रहेगा। हम लोग कम या ज़्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उससे फिलामेंट का रेसिस्टेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर यहाँ पे आर निकालने के लिए ए और ए कौन सा वैल्यू लिखिएगा, जो रेटेड है, क्या है रेटेड। तो रेटेड क्या रहेगा, रेटेड जो बल्ब पे लिखा हुआ है वी रेटेड, करेक्ट ना, सॉरी वी एस लिख लीजिएगा भाई, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसी में घूमते रहेगा कि पावर क्या लें। पी रेटेड कितना होगा 220 इंटू 220 और डिवाइडेड बाई 100। क्या यहाँ से रेसिस्टेंस निकल गया, यस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब था फाइंड आउट द पावर ऑफ द बल्ब इफ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द बल्ब 200। तब यहाँ पे पावर ये जो रियल में, करेक्ट, रेटेड नहीं रियल, तब क्या लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर। कितना होगा वी स्क्वायर बाई, तो यहाँ पे जो रियल में जो पावर आउट होगा वो क्या रहेगा, रेटेड या सप्लाई, सप्लाई, और डिवाइड बाई आर। समझ गए ना। तो आर तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, क्या कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे एवरीवन। और यहाँ पे जो पावर हम लोग का रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो पावर रहेगा वो वेरिएबल पावर है या कांस्टेंट। भाई पोटेंशियल डिफरेंस ही कांस्टेंट से अप्लाई कर रहे हैं, क्या वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का करंट भी कांस्टेंट रहेगा, तो पावर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ गए। तो यहाँ पे टोटल हीट निकल जाएगा, तो हीट इक्वल टू पी इंटू टी, कितना, अब पी जो यहाँ पे रियल में जो आउट हो रहा था, राइट, तो पी इंटू कितना सेकेंड, 1 मिनट था ना। कैलकुलेशन पार्ट आपका
तो बल्ब का पूरा स्टोरी समझ में आ गया है? ओके स्टूडेंट, अब इसमें अगर एक क्वेश्चन और बना दिया जाता, हाउ मच करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, तो सर P इक्वल टू एक फार्मूला भी तो है, V इंटू आई, V इंटू या आई स्क्वायर आर, इतना V इक्वल टू आई आर कर लेंगे ओम्स लॉ, तो I यहाँ से निकल जाएगा V बाई आर। बट इस करंट के लिए रेटेड या सप्लाई, कंपनी 220 वोल्ट दीजिए तो कंपनी आपके लिए ऑलरेडी जनरेटर लेकर नहीं खड़ा रहेगा, वो तो आपके घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आप जो क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही करंट का फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या सप्लाई निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, तब डिफरेंस समझ लीजिएगा। और मैं अपना मिस्टेक बता रहा हूँ, जो बल्ब पे रेटेड रहता था ना उसी के अकॉर्डिंग मैं पावर का वैल्यू आंसर देता था, दिमाग ही नहीं लगाता था कि हाँ मैंने क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिया, जो लिखा हुआ है वही लेते थे। एक कॉमन मिस्टेक है बच्चों का। एक क्वेश्चन बना लीजिए, अब लिखिए, एक पॉइंट लिखिए तो। अच्छा, अर्थिंग का मतलब समझाने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग समझ गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थिंग? अर्थिंग का मतलब जिस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे अर्थ से, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना जितना ऐसे चल रहा है उसमें से एक ऑफ कर दीजिए, अरे सामने वाला ऑफ कर दीजिए। लिखिए, एक पॉइंट बनाइए तो, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ वायर, नोट करके कहीं पे, हालांकि पिछले क्लास में भी ये बात लिख पाया था, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ वायर ऑफ जीरो रेसिस्टेंस will be same. Potential of all points, the potential at all points of a wire of zero resistance will be same. ऐसा मैंने क्यों बोला? मैं ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ओम्स लॉ के थ्रू बोल रहे हैं, राइट। यहाँ देखिए, कोई एक वायर है, कंडक्टिंग वायर, ध्यान से देखना है, और यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है, और ए पॉइंट, करेक्ट। तो आप VA माइनस VB अगर लिखेंगे भी तो IR, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, तो VA इक्वल टू व्हाट, VB। दिस इज द रीजन कि रेसिस्टेंस लेस वायर में इवन इफ करंट फ्लो हो रहा है फिर भी यहाँ से यहाँ तक का हर पॉइंट को क्या मानेंगे, सेम पोटेंशियल मानेंगे। ये दिखा दीजिएगा, छोटा सा डायग्राम के साथ दिखा दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, हालांकि मैं अपने टाइम पे इस टाइप का चीज़ों का यूज़ नहीं करता था, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बड़ा जनरलाइज रहता था। मैं अपने तरीके से जो मेरे टीचर सिखाए, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं, बड़ा चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़े थे। बट HC वर्मा में या किसी किसी बुक में देखिएगा कि वो सर्किट के किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल को सपोज कर लेते हैं 0 फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट। बट वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया ना, वो क्या हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी किसी का आपने पोटेंशियल बता दिया। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि 0 माइल कहीं पे एक पत्थर गाड़ दिया, राइट। अब यहाँ से मेजर करेंगे, जिस दिन 0 माइल जहाँ पे 0 माइल भी यहाँ पे होगा, राइट। जिस दिन 0 माइल का पत्थर वहाँ से हटा के दूसरे किए तो सारा पत्थर हटाना पड़ेगा, रेफरेंस चेंज हो गया। तो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए सर्किट में, लेकिन एक काम थोड़ा सिंपल सर्किट में ज़्यादा अच्छा से होगा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में तो फिर से वही लॉ, कौन सा लॉ, किरचॉफ्स लॉ। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में तो उसी के थ्रू जाना पड़ेगा, दैट्स वाई। लेकिन सिंपल सर्किट में एक हम लोग रिलेटिव पोटेंशियल, एक कहीं कहीं पे आपको मिलता रहेगा, तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। एक रिलेटिव पोटेंशियल का टर्म यूज़ करते हैं, और रिलेटिव पोटेंशियल क्या रहता है, कुछ नहीं है, सर्किट के किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। दिस इज फॉर व्हाट, ये रियल में है, दिस इज नॉट द रियल, दिस इज फॉर व्हाट, ओनली फॉर नोटबुक पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, राइट। लिख लीजिए, सॉल्विंग
पर्पस, एक लाइन लिख लीजिएगा। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस an electric circuit in an electric circuit for problem solving purpose in an electric circuit it is convenient to choose a reference point. It is convenient for problem solving purpose in an electric circuit it is convenient to choose a reference point and assign its voltage as 0 and assign its voltage as 0, comma, then potential of all other point, then assign potential as 0, comma, then potential of all other point should be measured with respect to this point. Then potential of all other points should be measured with respect to this point. यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप थोड़ा आपको फास्ट कर सकता है। देखिए तो बैटरी का प्लस माइनस का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। प्लस माइनस का मतलब होता है हायर पोटेंशियल एंड इट इज़ नॉट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। तो मान लेते हैं कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी 10 वोल्ट दिया हुआ है, सपोज कीजिए। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान लेते हैं कि इसका 0, इस पॉइंट बी का क्या मान लेते हैं, ये 0 वोल्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है रियलिटी में, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इसका 0 वोल्ट मान लिए। तो डैम श्योर फिर VA के लिए क्या बोल सकते हैं, 10 वोल्ट। उससे थोड़ा हम लोग फास्ट हो सकते हैं, राइट। अदरवाइज ईएमएफ ऑफ द बैटरी अगर 10 वोल्ट दिया हुआ है तो क्या आप ऐसे, अगर इस ये तो सिर्फ पेपर पे है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं क्या कि दिस पॉइंट मस्ट बी एट 0 पोटेंशियल? नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं दिस इज एट लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज एट हायर पोटेंशियल। बट ये बहुत सारा क्वेश्चन में देखते होंगे कहीं पे 0 मान लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो क्या है, जस्ट एक रिलेटिव वैल्यू है, हम लोग मान लिए अपनी लाइफ को थोड़ा आसान करने के लिए, ठीक है। तो सर इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा, यहाँ देखिए सबसे आसान सर्किट से लेते हैं। आज का क्लास बिल्कुल बेसिक। ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया जाए इफ़ पोटेंशियल एट बी शुड बी टेकन एज 0 देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट डी एंड पोटेंशियल एट ए, क्योंकि ये तो पता है कि ए और सी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो क्या मेंशन क्या रहेगा, इफ़ पोटेंशियल एट बी टेकन एज व्हाट। तो जैसे ही पोटेंशियल बी का मान लेते हैं, वी बी को हम लोग 0 सेट कर दिए, तो वी ए कितना हो गया, वी ए हो गया 10, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे एक करंट रहेगा, एक करंट तो दिखा सकता है ना पिछले क्लास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना रहेगा एवरीवन, डायरेक्ट लिख दें 10/R1 + R2। क्या लिख सकते हैं, तो बहुत आसान सा सर्किट है 9th या 10th क्लास का। तो करंट कितना हो जाएगा 10 बाई हाउ मच, अच्छा R1 R2 का वैल्यू दे देते हैं, इसका 2 ओम और R2 का वैल्यू दे दीजिए 3 ओम, देन व्हाट कितना 2 एम्पियर, करेक्ट। तो क्या हम लोग VA माइनस VD निकाल सकते हैं, कौन सा लॉ से, ओम्स लॉ। VA माइनस VD इक्वल टू व्हाट, कितना IR1, I कितना वैल्यू हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू कितना वोल्ट, 4 वोल्ट। तो क्या VD निकल जाएगा यहाँ से, हाउ मच, VA माइनस VD निकालना था, क्योंकि यहाँ पे तो ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। मैंने ओम्स लॉ इसमें लगाया, ओम्स लॉ
बट ए पॉइंट और ए पॉइंट पोटेंशियल वाइज सेम पॉइंट, मतलब यहाँ का वायर को अगर ऐसे मिला भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट ना। तो वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी माइनस 4, वी ए माइनस 4। अब वी ए कितना, एक 10 कब ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू, अदरवाइज अगर यहाँ पे वी बी इक्वल टू 0 नहीं बोलते, अगर सेट नहीं करते, तो क्या यहाँ इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल आप बता पाते, नहीं बता पाते। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को बोलना पड़ेगा एज एग्जामिनर कि अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है। अगर यहाँ का पोटेंशियल नहीं बोल पाते, सिर्फ ए देते तो यहाँ का एग्जैक्ट पोटेंशियल हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता पाते, बट यहाँ पे एग्जैक्ट पोटेंशियल इसका नहीं बता पाते। इज इट राइट। तो वी ए माइनस 4 हाउ मच, 10 माइनस 4 इक्वल टू कितना, 6 वोल्ट। और जैसे ही ए 6 निकला, ए 0 है, तो इसके अक्रॉस तो आपको ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस पता हो गया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वजह, वी डी माइनस वी बी इक्वल टू कितना वोल्ट होना चाहिए, 6 माइनस 0। फिर भी अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए IR2 करके देख लीजिए। तो वी डी माइनस वी बी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कितना, IR2 6, ऐसे भी तो 6 आया, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, करेक्ट ना। एक और क्वेश्चन बनाइए, बहुत आसान सा। देखिए तो, फाइंड द करंट इन वायर वी डी, फाइंड द करंट इन द वायर वी डी। और इसका दिया हुआ है 20 वोल्ट और इसका दिया हुआ है 10 वोल्ट। और अभी आप कुछ लॉ नहीं जानते हैं। Find the current in which wire? PD. अच्छा स्टूडेंट, बी एंड डी डिफरेंट पोटेंशियल पे सेम पोटेंशियल, इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस वायर तो नहीं है, तो जो बी का पोटेंशियल है वही क्या है, डी का। इसको दो मेथड से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इसमें से जितना ए बी सी डी पॉइंट है उसमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल को असाइन 0 कर लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पॉइंट डी का पोटेंशियल को 0 मान लिया जाए, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज ओनली फॉर व्हाट, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, करेक्ट ना। लेट पोटेंशियल ऑफ डी इक्वल टू 0 वोल्ट। तो जैसे ही डी को आप 0 वोल्ट बोल दिए तो डी ही तो बी है, बी और डी डिफरेंट पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, ये तो करेक्ट है। क्यों, कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो करेगा भी तब भी क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल पे, एग्री। बट जैसे ही अगर इसका पोटेंशियल 0, वी डी इक्वल टू 0, बातों को समझना है, तो क्या वी सी इक्वल टू 20 वोल्ट बोल दे, हाँ या ना, क्योंकि इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर रहेगा। और यहाँ पे
ये भी कितना वोल्ट, 0 ना। तो भाई ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट किस में, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट होगा, करेक्ट। तो क्या इसमें करंट अगर वैल्यू अगर I1 बोलते हैं, कितना बोलते हैं I1, तो क्या I1 निकाल लेंगे। I1 इक्वल टू कितना लिखे एवरीवन, सर VC माइनस VB। देखिए स्टूडेंट अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो बोलते रहिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बोलना है, अब बाद में पूछना है, करेक्ट। तो I1 इक्वल टू व्हाट, 20 माइनस 0/5 इक्वल टू कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इस यहाँ देखिएगा, इसको जैसे ही 0 वोल्ट बोले तो ये कितना वोल्ट हो जाएगा, बैटरी के अक्रॉस, ये हायर पोटेंशियल क्या था, ऐसे बोल सकते हैं ना भाई, ये मतलब बैटरी, तो ये 0 वोल्ट तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट और ये कितना, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, एग्री। तो यहाँ पे करंट I2, करेक्ट ना। यहाँ पे करंट कितना I1 और यहाँ पे कितना करंट I2। इसका मतलब, और यहाँ देखिएगा सेम वायर, आगे चल कर पढ़ाएंगे, सेम वायर सेम करंट, सेम वायर, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम वायर ना, तो यहाँ पे I2 तो यहाँ भी तो I2 रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक सेम करंट, तो यहाँ से I1 और यहाँ से I1 और यहाँ से क्या है I2। तो क्या हुआ होगा बताइए तो, यहाँ पहले I2 निकाल लेते हैं, I2 इक्वल टू कितना रहेगा, 1 मिनट, तो यहाँ से करंट इन करेगा, यहाँ से आउट होगा, तो I2 इक्वल टू कितना 10/2 कितना 5, तो ये 5 एम्पियर यहाँ से ये I2 है और यहाँ से I1 है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, और यहाँ पे I1 का वैल्यू कितना आया था 4, और यहाँ पे कितना है 5 एम्पियर। इसका मतलब, और होता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट, कि ये आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। कौन सा रूल, तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल, तो इस पॉइंट से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे करंट कितना रहना चाहिए, बातों को समझिए। यहाँ से आ रहा था कितना 4 एम्पियर, ये बन गया 5 एम्पियर, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कितना रहा था 4 एम्पियर, इस रास्ते से गया कितना, यहाँ से आ रहा था भाई 4 एम्पियर और यहाँ हो गया 5 एम्पियर, ये कमाल कैसे हुआ, यहाँ से आया होगा, आया ना, कितना एम्पियर, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। इसका मतलब यहाँ पे कितना करंट I2 माइनस I1, समझ गए, 5 माइनस I2 माइनस I1, तो इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हुआ है 1 एम्पियर का। इस बहुत आसान सा सर्किट में हम लोग काम कर सकते हैं फास्ट होने के लिए, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट मेथड था, ठीक है। अब एक सेकेंड मेथड, सर ये सब कुछ भी नहीं जानते, सर मैं 2 चीज़ नहीं जानता, ना ही किरचॉफ्स का लॉ और ना ही ये सब तरीका इफ एंड बट, सिर्फ एक ओम्स लॉ पढ़े थे वो जानते। कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, और एक दूसरा आपका ब्रह्मास्त्र। सेम पॉइंट से चलेंगे और उसी पॉइंट पर आ जाएंगे, सर्किट में जिस पॉइंट से चले अब वापस अगर उसी पॉइंट पे आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इनिशियल पॉइंट है, तो जहाँ से स्टार्ट के वहीं पर अगर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या मानेंगे 0। देखिए फंडामेंटल क्लियर रखिएगा ना, तो लॉ भूल भी गए तब भी प्रॉब्लम बना के आ जाइएगा, फंडामेंटल को पकड़ के रखिए। तो सेकेंड मेथड इसको हटाए, अगर मुझे प्रॉब्लम देते और मैं बिल्कुल सब कुछ भूल जाता, सिर्फ ये पॉइंट भी लूप में घूमने का तरीका अगर मुझे पता रहता, क्वेश्चन बन जाएगा, करेक्ट। देखिए ना कैपेसिटर में कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं और अभी तक किरचॉफ लॉ नहीं जानते हैं, फिर भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है, एग्री। तो क्या इस सर्किट को हम लोग ऐसे कर सकते थे, थोड़ा बढ़िया से डायग्राम बना लेते हैं। ये है बी, ये है डी, राइट, ये E1
ए है E2, कितना वोल्ट 10 वोल्ट, ए कितना वोल्ट 20 वोल्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इतना तो थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे, जंक्शन किसे बोलते हैं सर्किट में, किसे बोलते हैं, जहाँ पे मोर देन टू वायर नहीं, मोर देन टू वायर, उसको बोलते हैं जंक्शन, राइट। तो जंक्शन बी है और डी है, जंक्शन क्या है बी एंड डी, और यहाँ से यहाँ तक सेम वायर, यहाँ से यहाँ तक सेम वायर, कितना वायर 3 वायर बना हुआ है, 3 वायर है, 2 लूप है ना। जंक्शन कितना बी एंड डी, पहले फंडामेंटल क्लियर कीजिए, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बना रहे हैं अब पता नहीं चल रहा वायर कितना है, और मैं बोलते रह गया सेम वायर सेम करंट। एक वायर है ए, एग्री, दूसरा वायर है ए, और तीसरा वायर है ए, 3 वायर है, करेक्ट, और सेम वायर सेम करंट, सेम वायर। तो भाई ए है जंक्शन और ए भी क्या है जंक्शन। मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ तो मानेंगे, बट कोशिश करना है कि 2 लूप है तो मैक्सिमम 2 वेरिएबल आप टॉलरेट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा वेरिएबल टॉलरेट सॉल्व ही नहीं हुआ फिर। तो यहाँ पे करंट, यहाँ से करंट I1 गया, कितना गया, और यहाँ से यहाँ पे आया I2, यहाँ से I1 आ रहा था, इसमें कितना चला गया, मैं मान लिया, मुझे नहीं पता कितना वैल्यू है, तो भाई यहाँ पे कितना रहेगा, इसी को रुद्रांग, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे आगे चल के, जंक्शन लॉ, नोड रूल, क्या है नोड रूल। तो बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, बट अभी के लिए इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इस पॉइंट से देखिएगा तो यहाँ से बाहर कौन करंट, इससे बाहर कौन सा करंट है आउटगोइंग करंट, और अंदर कौन सा आ रहा है ए। तो अगर इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इसको मान लेते हैं I3। आपने गलती से 3 वेरिएबल मान भी लिया तब भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक रूल लगा देंगे, इनकमिंग करंट इक्वल टू व्हाट आउटगोइंग करंट। तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे I2 प्लस I3, तो क्या यहाँ से I3 निकल जाएगा, हाउ मच I1 माइनस I2, ये लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये आपका वेरिएबल नहीं रहा, इसको किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे I1 माइनस I2। यहाँ तक आइए, ये है B, इसको मान लेते हैं A B D, इसको C मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, और इसको F मान लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अभी कुछ भी लॉ नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि लूप में घूमते कैसे हैं, राइट। तो क्या हम लोग VA माइनस VA इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब मैंने मान लिया, ये मेरा जंक्शन था कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। ये मैंने मान लिया कि करंट का I1 का डायरेक्शन यह है, आंसर में I1 का वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, जो मैंने डायरेक्शन माना है उसके अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव आ गया मतलब वी आर करेक्ट, लेकिन अगर निगेटिव आ गया मतलब डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, एग्री। तो अभी जो माना है उसके अकॉर्डिंग ही मैं लूप में मूव करूंगा। तो I1 को अगर मैंने इस डायरेक्शन माना है उसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल, और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट करंट रहेगा या I1 ही रहेगा, सेम वायर, कहीं पर लिख लीजिए, मैं आपको जब पर तो लिख लेता हूँ, सेम वायर सेम करंट, वेट मत कीजिएगा की पॉइंट का, सेम वायर सेम करंट, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे I1, तो यहाँ भी क्या रहेगा I1, यहाँ भी क्या रहेगा I1, यहाँ पे I2, तो यहाँ भी क्या रहेगा I2, यहाँ भी क्या रहेगा I2, एग्री। जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको मूव करना है। तो VA माइनस, यहाँ से चले वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा 0। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि मैं ऐसे क्लॉकवाइज घूम कर रहा हूँ तो आप भी क्लॉकवाइज घूमिए, ये आपकी मर्जी रहेगी, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तो क्या, बट इसको ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस VB, सर लिख सकते हैं आप VB प्लस VB माइनस VD अब प्लस VD माइनस VF, बोलते रहिएगा। अब VF माइनस VA, सही है ना भाई, कट कुट के तो वही आ गया, कहाँ कुछ गड़बड़ किए हैं, एक ही तो बात था। VA माइनस VA, अब VA माइनस VA को ही मैंने क्या कर दिया VA माइनस VB और प्लस VB माइनस VD प्लस VD माइनस VF, VF माइनस, मैं आपकी जगह पर रहता तो इतना करता ही नहीं, बट ये बेसिक क्लास है। तो यहाँ देखिए, इसको मैं ऐसे तोड़ दिया जो पॉइंट बना था। अच्छा, इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 बोल सकते हैं, क्यों
ये वायर था, इसके बीच में रेसिस्टेंस नहीं है। इसके ए ब्रैकेट का वैल्यू 0 बोल सकते हैं, हाँ या ना? 0, ये भी क्या है 0। तो भाई VA माइनस VB कितना लिखें? इसको R1 इसको R2 और R1 R2 पता है राइट? तो VA माइनस VB अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यस I1 R1 माइनस I1 R1 या प्लस I1 R1? VA माइनस VB, तो ये हायर है लोअर है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन। जो मैंने करंट का डायरेक्शन दिया है, तो ऑब्वियसली ये हायर पोटेंशियल रहेगा, ये लोअर। तो माइनस I1 R1 या प्लस I1 R1? प्लस I1 R1। और VF माइनस VA माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो क्या यहाँ से I1 निकल गया 20/R1, करेक्ट? हाउ मच? R1 का वैल्यू कितना था 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 एम्पियर। यहाँ पे किसी पॉइंट का 0 मानने का रिक्वायरमेंट था नहीं। अब चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या किया मंजिल कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया, लूप में ऐसे घूमते हैं और इसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो आने के लिए मैंने VA माइनस VA को मैं ऐसे तोड़ता हूँ, V ऐसे लिख सकते हैं माइनस VB प्लस VB, एक ही बात है ना सर, वही रह जाएगा, बट थोड़ा देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। VA माइनस VB अब प्लस VB माइनस VD, यहाँ से मैंने यहाँ आया, करेक्ट? यहाँ से क्या आया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, राइट? फिर इसके अक्रॉस, फिर इसके अक्रॉस और फिर इसके अक्रॉस। यहाँ से घूमकर वापस इसी पॉइंट पे आना चाह रहे थे। स्टार्ट करना VA माइनस VA का मतलब है कि मैं उसी इस पॉइंट से सफ़र स्टार्ट किया, अब वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो इसको लिखने ऐसे लिखते हैं VA माइनस VB और फिर VB माइनस VD, अब उसके बाद VD माइनस VA, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। अब प्लस VF माइनस VA, तो क्या A से चलकर A पे आ गए? लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ, ध्यान से अगर देखिएगा, कैंसिल हो गया पॉइंट, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यही चीज़ तो लिखे हैं। तो उससे हम लोग का इक्वेशन बन गया। कैसे? इसका वैल्यू 0 बोल सकते हैं डायरेक्ट, क्यों? सेम पोटेंशियल पे था, राइट? यहाँ से यहाँ तक भाई सेम पोटेंशियल पे है, हाँ या ना? यहाँ से यहाँ तक में कोई रेसिस्टर है नहीं है, तो B और D बोलिए एट द सेम पोटेंशियल, क्यों? अभी तो पढ़ाए हैं भाई, अगर किसी भी वायर के अंदर में रेसिस्टेंस नहीं रहेगा तो इवन इफ उसमें करंट फ्लो करते रहेगा, फिर भी वो क्या रहेगा, उसके ऑल पॉइंट्स एट द, तो B और D सेम पोटेंशियल और D और F मतलब B और F सेम पोटेंशियल, एग्री? चलिए, और इसको भी क्या 0 लिख सकते हैं, करेक्ट ना? और VF माइनस VA, ये यहाँ से देखिएगा VA माइनस VF कितना, प्लस 20। ये बैटरी का हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, और एक ऐसा बैटरी है आइडियल बैटरी। पिछले क्लास में बैटरी पढ़ाए थे, यस पढ़ाए थे ना? और VA माइनस VB का जो पढ़ाएंगे उसको शॉर्ट नोट्स उसी दिन बना लीजिएगा। अगला साल सही जगह पे पहुंचना चाहते हैं तो प्लीज़ बात मानिए, थोड़ा सा नींद खराब करना पड़ेगा, ठीक है? जो चीज़ जिस दिन पढ़ाते हैं प्लीज़ उसको उसी दिन समाप्त कीजिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ अलग से बैठ के फिर समरी करते रहिएगा। सेम डे, एक दिन में हार्डली 4 नया बात बताते हैं। कितना बात? 4 बात, उसी को तो समरी करना है, शॉर्ट नोट साथ साथ चलना चाहिए। तो VA माइनस VB, देखिए मैं भी आलसी हूँ, मैं एग्री करता हूँ। जैसे बहुत सारे आप लोग मानते रहते हैं ना, प्ले लिस्ट भेज दीजिए। मैं सोचता अच्छा 1 मिनट काम में कर देंगे, वो एक वर्क है, राइट? लेकिन स्टूडेंट लाइफ में नहीं थे, अभी बहुत सारा काम रहता है ना, बहुत सारा टेंशन है। पहले क्या था, मैं था, फ्री इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड सिस्टम, तो प्रॉपर टाइम है। अभी क्या है कि यहाँ से निकलेंगे तो असाइनमेंट है या कुछ और है, हर एक चीज़ है।
इस क्लासरूम से बाहर निकलिएगा तो बिजनेस दिखेगा। क्लासरूम के अंदर टीचर है, कैरेक्टर चेंज हो गया, राइट। कितना इनकमिंग हो रहा है, कितना आउट गोइंग हो रहा है, नेट कितना है, सब कुछ चलते रहता है, चलना भी चाहिए। 2 पैसा आएगा तो इंटरेस्ट बना रहेगा। यही तो मेरा करियर है, दिस इज़ माई करियर। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए सोच रहे हैं कि पढ़ेंगे पैसा कमाएंगे, तो वही तो मैं भी काम कर रहा हूँ। ज़्यादा पढ़ाएंगे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, सिंपल सी बात है। बट वो वन ऑफ द एस्पेक्ट है। पहले बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था भाई, यू कांट बिलीव। मतलब उस फ्रस्ट्रेशन को झेलना बहुत मुश्किल था जितना झेल चुका गुवाहाटी में रहकर। कि आप आईआईटी से निकलिएगा, जॉब ज्वाइन कीजिएगा, रिजाइन देकर गुवाहाटी वापस आ जाइएगा, एक रूम में रहना स्टार्ट कीजिएगा, राइट। और खाना भी खुद बनाना है, या जो बनाने वाला है वो कब 2 दिन आएगा 2 दिन भाग जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम डे 1। लास्ट 2 मंथ क्या इतना आसान रहा होगा? लास्ट 2 मंथ इतना आसान नहीं था। सुबह 8 बजे इन करते थे, रात का 11 बजे रात तक क्लास चलती थी कैटलिस्ट में। ये प्रियांशु के बैच का बात मैं बोल रहा हूँ। 11 बजे रात तक पढ़ाया हूँ बच्चों को, 11 बजे रात तक। बिल्कुल, मैं इनको सुनाया भी होगा। यहाँ से यहाँ तक सारा स्किन डिजीज होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि नॉट कंफर्टेबल विद दिस इंक। इसके साथ फर्स्ट में लिखिएगा ना तो ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ट्राई भी मत कीजिएगा। ये तो हम लोग का क्या हो गया है, इसके साथ कंफर्टेबल हो गया, करेक्ट। पता है किसी चीज़ को यूज़ करते करते, बट इनिशियली बहुत ईचिंग होता था, पूरा यहाँ तक लगाए हुए हैं, कवर किए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। वो फाइट है। अब गिव अप भी नहीं करना है। गिव अप करने का मतलब बैक टू आप जॉब में चले जाइए। तो एक ऑप्शन ओपन था कि हाँ जॉब लगा हुआ है, फिर भी जॉब या दूसरा कंपनी में स्विच कीजिए। तो बहुत सारा चीज़ था। उसके बाद बच्चा जब आना स्टार्ट हुआ, कैटलिस्ट एक लेवल पे जाना स्टार्ट हुआ, तो कंपेरिजन स्टार्ट हो गया। अब उसके पास इतना बच्चा है, उसके पास इतना बच्चा है, तो मतलब अल्टीमेट वाला अनसेटिस्फेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, मतलब चेहरे पर ऑलवेज 12 बजे रहता था। अब उसको धीरे धीरे करके इसको रिड्यूस किया, क्योंकि ऐसे तो फिर लाइफ ही नहीं रहेगा मेरा, कि मतलब कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अब मैं सोचना ही छोड़ दिया। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसको नहीं सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ये छोड़ दिए तो लाइफ अच्छा चल रहा है, खुश है। कम से कम टीचिंग को एंजॉय करना स्टार्ट किया, जो मेरा मेन काम था। उसमें अच्छा करेंगे तो अच्छा होते रहेगा। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, समटाइम्स रहता है। ऐसा नहीं है कि सबको लाइफ में आगे बढ़ने का इच्छा है, बट उसमें जितना आपके हाथ में है उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मेहनत करते रहिए, मिरेकल हो जाएगा। एनीवे, तो भाई VA माइनस भी पिछले क्लास में पढ़ाया था क्या? बोलिए तो जरा फार्मूला, E प्लस माइनस आई आर। तो यहाँ पे जो मैंने बैटरी का ये दिखाया, बातों को समझिएगा। इसमें करंट कहाँ से इन कर रहा है, कहाँ से आउट हो रहा है। तो यहाँ पे बैटरी, सबसे पहले ये बताइए जो पिछले क्लास के बेसिस पे, ये बैटरी सोर्स है या लोड बना हुआ है? सोर्स। यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, राइट। यहाँ भी ये बैटरी, जो मैंने कन्वेंशन दिखाया आपको, I2 क्या है? अभी तो I2 का पॉजिटिव भी मान के काम करेंगे ना। अभी I2 को क्या मानेंगे, खुद से निगेटिव या पॉजिटिव? आप ही शुरू में माने और आप ही उसको उल्टा मान रहे हैं। फर्स्ट में जो आपने दिखाया डायग्राम में, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है? ये भी सोर्स है। निगेटिव टर्न से इन कर रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। तो जहाँ पे बैटरी सोर्स बना रहेगा वहाँ पे क्या था? E माइनस आई आर। किसके अक्रॉस? पॉजिटिव एंड निगेटिव के अक्रॉस। तो भाई बट यहाँ पे R का वैल्यू दिया हूँ 0, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा? E। तो VA माइनस VB इक्वल टू E, तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ए। निगेटिव टर्मिनल माइनस पॉजिटिव टर्मिनल इक्वल टू व्हाट? प्लस ये माइनस ए, माइनस ए। तो प्लीज़ पिछले क्लास का बैटरी का शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत उससे आप यहाँ पे फास्ट में होऊंगा, इसलिए मैंने पहले बैटरी पढ़ाया था। तो VF माइनस VA क्या लिखे? +20 या -20? -20। एग्री ना? तो यहाँ और एक VA माइनस VB क्या लिखें? तो इसके बदले क्या लिखेंगे? I1 R1। इसके बदले कितना? -20 इक्वल टू 0। देन I1 इक्वल टू 20/R1। समझ गए? तो कितना आ गया? 4 एम्पियर। एग्री? सेकेंड लूप में मूव करते हैं।
चलिए स्टूडेंट, इस लूप में ऐसे मूव करते हैं, क्या वी बी माइनस वी बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? आप वी बी एकदम आसान भाषा में वी बी माइनस वी सी कर सकते हैं। वी सी माइनस, इसको कौन सा पॉइंट नाम दिए थे? एडी था ना, ए। वी सी माइनस वी लिख सकते हैं, मतलब मुझे यहाँ से चलना है और हर सेक्शन के थ्रू वापस यहाँ पे आ जाना है। अब प्लस वी ई माइनस वी डी लिख सकते हैं, अब प्लस वी डी माइनस वी बी लिख सकते हैं। तो क्या बी से चले बी पे वापस आ गए, इक्वल टू व्हाट? 0। स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, भी इस वैल्यू को क्या 0 कर दे? क्यों 0 करेंगे? यहाँ से यहाँ तक कोई रेसिस्टेंस है, तो ये वैल्यू क्या हो गया? 0। अब वी सी माइनस वी के लिए क्या लिखें? अरे ये आइडियल बैटरी है, +10 लिखें या -10 लिखें? वी सी माइनस वी -10, कितना लिखेंगे? -10। और वी माइनस वी डी, अब वी डी माइनस वी बी इसको 0 कर दें, तो एक इसके लिए क्या लिखेंगे? -10। और इसके लिए कितना लिखेंगे? ये हाइयर पोटेंशियल है, ये ऐसे ही I2 है, कितना होगा? I2 R2 इक्वल टू व्हाट? देन I2 इक्वल कितना हो गया एवरीवन? 10/R2। हाउ मच? 5 एम्पियर। इसका मतलब है सर वी आर लकी, जो हम लोग माने चांस की बात है वही वैल्यू आ गया। जो I1 I2 मानिएगा और वो वैल्यू पॉजिटिव के साथ आ गया, मतलब आपका I1 I2 का डायरेक्शन दिखाया हुआ करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे I3 कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2। तो I3 इक्वल टू व्हाट? I3 कितना आया था स्टूडेंट? I1 माइनस I2। और I1 कितना? 4। I2 कितना? -1 एम्पियर आ गया। मतलब I3 का डायरेक्शन दिखाया हुआ सही नहीं है। मतलब क्या करना है? उल्टा कर दीजिए, ऐसा नहीं कि दोबारा सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। I3 ए रहेगा, ठीक है। I3 जो मैं माना था उसमें क्या था? नीचे की तरफ, बट मेरा वैल्यू क्या आ गया? सॉल्व करें -1 एम्पियर। इसका मतलब I3 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए क्या अभी तक हम लोग किरचॉफ लॉ का बात किए हैं? नहीं किए हैं। मतलब एज विदाउट किरचॉफ लॉ भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, छोटा छोटा पॉइंट याद करके। बट जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा वहाँ पे आपको हेल्प लेने का रिक्वायरमेंट होगा। तो अब लिखिए किरचॉफ्स लॉ। एक पॉइंट बनाइएगा। देयर आर मेनी सिचुएशंस when a circuit contains several branches. There are many situations when circuit contains several branches and several battery मतलब cell, right? Where circuit contains several branches and several battery EMF, and circuit cannot be easily analyzed by supposing that cells are connected in series or parallel
सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, बाद में पढ़ाएंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। ग्रुपिंग ऑफ सेल नाम तो पक्का सुने होंगे। और भाई इसको घर पे रिमोट में तो हम लोग सीरीज में ही तो लगाते हैं बैटरी को, ऐसा सुने, ऐसा तो पक्का सुने होंगे। ये बहुत लेमन लैंग्वेज है, बहुत सारा चीज़ हम लोग बोलते रहते हैं, सुन और समझते हैं बाद में। 2 सेल का टॉर्च चाहिए, कितना का बोलते हैं गांव में, 2 सेल का टॉर्च चाहिए, टॉर्च राइट। 3 सेल का बड़ा सा टॉर्च रहेगा, या एकदम बिल्कुल फ्लैश लाइट वाला 4 सेल का जो पुलिस वगैरह लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से कीजिएगा तो 1 किलोमीटर तक जाएगा। बट वहाँ पे बैटरी किस में रहता है? पैरेलल में नहीं, सीरीज में रहता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज देना रहता है राइट। तो अगर इस तरीके से अगर बैटरी दिखाया हुआ है E1 और E2, 2 पॉइंट है इसके बीच में, 2 बैटरी, तो ये आप इस तरीके का कम्बिनेशन को बोलते हैं सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बोलते हैं? तो ये अगर 2 वोल्ट और 3 वोल्ट, तो इसके बीच में ये इसके इक्विवेलेंट बैटरी क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट का क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट। जैसे आप लोग घर पे तो इन्वर्टर हुआ ना, इन्वर्टर का बैटरी राइट। तो जनरली हम लोग बोलते हैं 12 प्लेट का बैटरी, कितना? यही टर्म यूज़ किया जाता है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। जब देखिएगा बड़ा बड़ा ट्रक में बड़ा बड़ा बैटरी लगा हुआ रहता है, बोलते हैं 12 प्लेट का बैटरी है, मतलब 24 वोल्ट है। कितना? एक प्लेट में जनरली 2 वोल्ट रहता है उसका, एक प्लेट में कितना? 2 वोल्ट। तो 24 वोल्ट का वो लगा हुआ है, और वो सीरीज में है। किस में है? सीरीज में है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे ना, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल में हो सकता है और सीरीज में। तो भाई अगर ऐसा सिचुएशन रहता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अभी लिखना नहीं है, E1 और E2, और यहाँ पे अगर एक रेसिस्टर रहता तो ठीक है, इसके बदले डायरेक्ट मान लेते हैं कि एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस E1 प्लस E2 है, एक बैटरी है जिसका EMF कितना है, तब तो आराम से यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं। I इक्वल टू वाट? E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R। तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहा क्या? जहाँ पे देखकर ही पता चल रहा है कि 2 बैटरी के बदले 1 बैटरी मान लेंगे, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? E1 प्लस E2 का बराबर रहेगा, मतलब सीरीज में है। तो जहाँ पे आपको चीज़ें देख कर पता चल रहा है, तो वहाँ पे तो लाइफ आसानी है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? प्रॉब्लम यहाँ इस तरीके से होगा, जहाँ पे आप 2 बैटरी को आप ये नहीं सपोज कर पाएंगे कि बोथ बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, तब वहाँ पे ये लॉ हम लोग के लिए रामबाण होगा। ठीक है, तो कहाँ जहाँ से लिखे तो वहाँ से लिखिए, कहाँ तक लिखे थे? बाय सपोजिंग दैट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, इन ऑल सच केसेस, in all such cases the general of in all such cases by Kirchhoff's law we can find out the value of current by applying Kirchhoff's law. We can find out the value of current in all branches, in all branches. इसको सही से समझिएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए। प्लीज़ बात मत कीजिए। और यहाँ पे जो भी सिखाएंगे उस पॉइंट को याद रखिएगा।
चलिए यहाँ देखिएगा, क्या यहाँ पे तीनों बैटरी के बीच में आप ये बात बता सकते हैं कि पैरेलल में है सीरीज में है? नहीं बता सकते हैं, राइट। और इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को बी, सी, डी, ई एंड एफ। एग्री? सबसे पहले देखना है जंक्शन। किसको देखना है? जंक्शन। बाद में लॉ लिखाएंगे। तो जंक्शन कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा? जहाँ से दो से ज़्यादा वायर नज़र आएगा। कितना? दो या दो से ज़्यादा वायर, उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो जंक्शन कौन कौन सा पॉइंट जंक्शन है? जंक्शन का ही दूसरा नाम है नोड। जंक्शन को ही क्या बोलते हैं? नोड बोलेंगे। जनरली नोड के नाम से ज़्यादा फेमस है नोड लॉ, राइट। तो जंक्शन आपका कौन सा है? सी एंड डी, ये मेरा जंक्शन है, करेक्ट। तो ऑलवेज ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे 3 जंक्शन है, तो आपकी मर्जी है I1, I2, I3 मान सकते हैं, करेक्ट। तो सर यहाँ पे तो इक्वेशन तो अननोन तो 3 आ गया, क्या 3 अननोन आप टॉलरेट कर पाएंगे? बट यहाँ पे मान सकते हैं, वजह कि सर यहाँ पे 3, ध्यान से देखिएगा, तो एक्चुअल में जंक्शन, जितना जंक्शन रहेगा उससे एक कम वो मुझे इक्वेशन डेवलप करके देगा। मैंने 3 अननोन मान लिया ना, देन हाउ मेनी इक्वेशन वी हैव रिक्वायर्ड? 3। 3 अननोन है तो कितना इक्वेशन चाहिए होगा? 3। तो वहाँ से हम लोग को कुछ इक्वेशन जंक्शन से मिलेगा। बट रूल है कि अगर मेरे पास जंक्शन n है, अगर 10 जंक्शन है, कितना? तो 9 इक्वेशन वो डेवलप करके देगा। ये रूल है। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन डेवलप बाय जंक्शन इक्वल टू व्हाट? इफ टोटल नंबर ऑफ जंक्शन इक्वल टू n, तो वहाँ से इक्वेशन कितना मिलेगा? n-1। तो सर यहाँ पे जंक्शन 2 है, तो क्या ये 2 इक्वेशन देगा या उससे एक कम? तो यहाँ पे इक्वेशन, इसको यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा के यहाँ पे इक्वेशन और यहाँ पे डेवलप कीजिएगा, दोनों इक्वेशन रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए अगर मेरे पास अगर जंक्शन 10 है और 10 जंक्शन पे अगर लॉ लगा दीजिएगा तो आपको इक्वेशन 9 ही दिखेगा, एक उसमें कॉमन क्या हो जाएगा? रिपीट होगा। ये सब सारी बातें लिखवा दूंगा। बट जंक्शन आप अपने मर्जी से यहाँ पे करंट मान सकते हैं, बट ऑलवेज केयरफुल रहिएगा इस बात के लिए कि कम से कम अननोन आए। बट फिर भी मान लेते हैं कि यहाँ पे I1, I2, I3, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेट करके I1, I2, I3 का तो नहीं दिखाया। क्या मुझे पता है कि I1 का वैल्यू पॉजिटिव है? नहीं पता है ना, रैंडम मान लिया विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट इस बात का ख्याल रखना है कि जंक्शन पे सारे करंट को इनकमिंग या सारे करंट को आउटगोइंग नहीं करना है। नहीं समझे? जंक्शन पे क्या करना है, इस बात से बस बचना है। यहाँ पे कितना वायर है? 3 ना, 10 वायर भी तो हो सकता था जंक्शन पे। तो उन तीनों वायर में से, तीनों वायर में जंक्शन से करंट को आउटगोइंग या करंट का इनकमिंग नहीं करना है। वजह भाई करंट, यहाँ देखिए ये कोई मेरा जंक्शन है, बातों को समझना है एवरीवन। ये मेरा जंक्शन है और 3 वायर है और तीनों वायर से करंट को आते हुए ही दिखा दें, जाते हुए नहीं। सिर्फ क्या है? तो करंट आ रहा है मतलब चार्ज आ रहा है। करंट का मतलब क्या? चार्ज आ रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे चार्ज आ रहा है लेकिन चार्ज जा नहीं रहा है। तो नहीं लगता कि यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होगा, तो यहाँ पे मास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं वायर बस्ट कर जाता है, इसका मतलब क्या? यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होगा, एक्युमुलेशन ऑफ मास, यहाँ पे मास जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। एक टाइम पे वहाँ पे क्या होगा? बस्ट कर जाएगा वायर। दैट्स वाई हम लोग जंक्शन पे इस बात का ख्याल रखेंगे कि 10 वायर भी यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, तो 10 में से 9 को आप आउट गोइंग कीजिए, एटलीस्ट एक को क्या करना है? इनकमिंग। सारे करंट को मैं लिखवा दूंगा सारे की, आज समझ लीजिए। आज स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट लॉ है। इसी का तो पूरा गेम है करंट में यार, राइट। सारा गेम तो इसी का है ना। एंड ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर कि सर रेसिस्टेंस कब पढ़ाइएगा, R इक्विवेलेंट। वो आएगा भाई, वेट फॉर राइट टाइम। इसके बाद ही वो उसको पढ़ाना चाहिए। सब कुछ एक सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, रैंडम नहीं है। तो इसका मतलब जंक्शन पे किस चीज़ का ख्याल रखना है?
एटलीस्ट ऑल करेंट आर नॉट आउट गोइंग और ऑल करेंट नॉट बी इनकमिंग। इसमें से जितना भी करंट रहेगा उसमें से कम एटलीस्ट वन करंट को आउट गोइंग या इनकमिंग बनाना है, ठीक है। उससे क्या फॉलो होता रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया। जंक्शन लॉ या नोड लॉ, राइट, बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इनकमिंग चार्ज मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, करेक्ट। तो सर अगर यहाँ पे इनकमिंग चार्ज देखते हैं, यहाँ से इनकमिंग करंट कौन, I1 और आउटगोइंग, तो क्या बोल सकते हैं I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 इक्वल टू व्हाट भाई, अरे सेम बायर सेम करंट, अभी लिखना नहीं है, किसी को नहीं लिखना है, इसी डायग्राम से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। सिर्फ डायग्राम बना लिख के छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ये भी तो जंक्शन है, तो सेम बायर सेम करंट, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा I2, और यहाँ पे क्या लिखिएगा I1, सेम बायर सेम करंट, राइट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे I3। अब यहाँ पे इस जंक्शन के लिए इनकमिंग कौन, I2 एंड I3, आउटगोइंग कौन, तो क्या बोल सकते हैं इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस, सॉरी, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, I2 प्लस I3 इक्वल टू व्हाट I1। तो यहाँ से जो इक्वेशन मिला, यहाँ से जो मिला, डिफरेंट है, सेम ही है, सेम है। दिस इज द रीजन, जितना जंक्शन उससे कम एक इक्वेशन देगा आपको बनाकर, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो जंक्शन है तो जंक्शन लॉ पढ़ लिए तो उतना ही अननोन मान रहे हैं। पहला हो तो किससे बचना है, कम से कम अननोन। बट फिर भी हम लोग का मजबूरी हो सकता है कि I1 I2 I3 मान लिए, 3 अननोन, तो 2 लूप है, तो ये लूप, ये किरचॉफ का 2 लॉ है ना, कौन कौन सा भाई, आप लोग थोड़ा तो स्कूल में पढ़े हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। एक अच्छा खासा आज के डेट में बहाना है, मास्क लगा के बैठे हुए हैं, तो आप बोला कीजिए भाई। करंट, शुभांकर, करंट का चैप्टर आगे ख़त्म हो गया होगा स्कूल में, तो जरूर पक्का ही बोले होंगे। एक वन ऑफ द लूप का नाम, लॉ का क्या है, जंक्शन लूप रूल, राइट, और दूसरा का नाम नोड रूल। अब उस दिन अगर क्लास बंक किए होंगे तो नहीं पढ़े होंगे, अच्छा नहीं पढ़ाए हैं पक्का, ओके ओके, हैं, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, ओके ओके, ठीक है। तो भाई मुझे नहीं पता आप लोग का स्कूल का, मतलब ऐसे जनरली सर्किट में पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू होता है, राइट। तो डायग्राम बना लीजिए, यहाँ से नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज समझ में आया थोड़ा, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। इसको इसी डायग्राम से मैं स्टार्ट करूँगा, डायग्राम बना के छोड़ दीजिए, यहाँ पे होगा, हाँ ठीक है, आइए। Thank you everyone.